सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड फाइन। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और स्पेशल पर्पस बुक जिनको हम बोलते हैं बेसिकली उनको। तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितने टाइप की बुक्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कैच बुक भी आ जाएगा आपका, और आपका इसके अलावा परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कैच बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और बैंक कॉलम, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या स्पेशल पर्पस बुक। एज द बिजनेस ग्रोज द नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन इंक्रीज, इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू डिवाइड द रिकॉर्डिंग वर्क द बुक्स मेंटेन आर इलस्ट्रेटेड बिलो। यानी कि जैसे जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो करता है वैसे वैसे हमारे जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी बढ़ती रहती है। जैसे हमारा छोटा मोटा बिज़नेस है तो उसमें तो हमारे जो जनरल एंट्रीज हैं या जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी कम रहती है, तो हम उनको तो हम मैनुअली भी यहाँ पे कर सकते हैं, और से डायरेक्टली हम सारे जो अलग अलग बुक्स हमको यहाँ पे सेपरेटली मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जैसे जैसे हमारे बिज़नेस ग्रो करेगा तो हमारी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हमारी बढ़ते रहेंगे, और अगर हम एक ही बुक में वो सारी एंट्रीज़ को यहाँ पे करने लगते हैं तो हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमारी जो कंडीशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाती हैं। तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को पहचानने में काफ़ी यहाँ पे टाइम लगता है और काफ़ी मशक्क़त यहाँ पे करनी पड़ती है। इसके लिए यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं डिफरेंट टाइप की। अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स विच आर मेंटेन्ड बाय कंसर्न पर्सन। सो देख लेते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं और यहाँ पे वो किससे रिलेटेड होती हैं। पहली बुक है हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाइज इसको कैटेगराइज किया गया था। इसमें कैश और जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है हमारी किस में होती है, कैश बुक में होती है। और कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट, स्मॉल अमाउंट, ये सब हमारे किस में आता है, हमारे कैश की जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड है हमारी जो कैश बुक में आएंगी। और इसमें ओनली कैश के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कैश बुक बनाएंगे। अगर हमारे पास बैंक यहाँ पे बैंक का बैलेंस भी रहेगा, बेसिकली चेक की बात करते हैं, चेक और अगर कैश दोनों है तो हम इसमें डबल कॉलम कैश बुक यहाँ पे बनाते हैं। और कैश पेमेंट फॉर स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, स्मॉल अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, जैसे डे टू डे बिजनेस का खर्चा है, जैसे आपका हो गया फ्यूल का खर्चा या इसकी तरह ऑफिस का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, जो डेली पर्पज़ के लिए हमें चाहिए होता है एक छोटे अमाउंट, तो उसको हम मेंटेन करते हैं पैटी कैश बुक में। उसके बाद हमारा आता है जो सेल से रिलेटेड है, हमारे कैश एंड बैंक की जो से अदर जो सेल होती है, जैसे क्रेडिट सेल होती है हमारी, क्रेडिट परचेज होती है, और सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड जिसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, एनी अदर ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट सेल को हम किस में करते हैं, सेल्स बुक में यहाँ पे नोट करेंगे। क्रेडिट परचेज को हम किस में करेंगे, परचेज बुक में नोट करेंगे। सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ड जो हो गया सेल्स रिटर्न बुक में इसको मेंटेन करेंगे। परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड जो है, यानी कि जो हमने परचेज किया उसको हमने वापस कर दिया कुछ इसमें से, तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में मेंटेन करेंगे। और कोई अदर ट्रांजैक्शंस अगर और रह जाती है तो उसको एक जनरल प्रॉपर बोलते हैं, तो उस बुक में हम यहाँ पे इसको मेंटेन करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एक क्लासिफिकेशन जिसमें बताया गया है कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस है वो कौन से बुक से हमारे रिलेटेड होने वाली हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्दर जो यहाँ पे मेजरली यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, एक हमारी जो जनरली सेल्स एंड परचेज के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक, ये सब देखेंगे इसमें। तो चलिए नीचे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं हमारे जो ये बुक्स को मेंटेन करने के हमारे जो लाभ हैं वो क्या क्या बेनिफिट है हमारे लिए। तो डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारे जो अलग अलग टाइप के बुक हैं वो अलग अलग पर्सन यहाँ पे बेसिकली मेंटेन करता है। जैसे पेटी केस बुक है तो उसको हम किसको देते हैं, जनरली जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसको देते हैं, और साथ ही जो हमारे कैश बुक है वो हमारा अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, वो सब हमारे मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है और किसी एक पर ही जो लोड है वर्क का वो यहाँ पे नहीं पड़ता है।
लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात हो जाती है क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन्स उस एंट्रीज को सेपरेट कर दे रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट बुक में यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो एक तरह से हम हमारे जो ट्रांजेक्शन है उनका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हम करते हैं। ईजी टू मेंटेन लेजर को मेंटेन करना ईजी हो जाता है क्योंकि जिस ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे वो हम सेपरेटली उस बुक में से वहाँ पे उठा सकते हैं। चेक ऑन फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉड की कंडीशंस भी चेक की जा सकती है, या किसी प्रकार का ओमिट हो गया या फ्रॉड हो गया तो हम उसकी एंट्री को आसानी से यहाँ पे हम कंपाइल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एंट्री यहाँ पे छूटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बुक्स को अलग से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन हम मेंटेन करते आ रहे हैं। ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही फिक्स हो जाती है कि किसको क्या काम करना है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही आपको दे दी जाती है जो कि फिक्स रहती है। क्विक अवेलेबल ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्विक अवेलेबल रहती है इन्फॉर्मेशन। किसी को कोई ट्रांजैक्शन अगर देखनी होती है, जैसे कि मुझे अगर कैश की कोई ट्रांजैक्शन देखनी है तो मैं उसके लिए कैश बुक ही देखूंगा, मैं उसके लिए वो आपका सेल्स बुक या फिर परचेज बुक इस चीज़ को मैं, या सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, इस बुक को मैं पूरी तरह से अवॉइड कर दूंगा। मैं सीधे जाऊँगा तो मैं कैश बुक पर ही जाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो वहाँ आसानी से हम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। कॉम्प्लिकेबल यहाँ पे किसी प्रकार की सिचुएशन नहीं रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक होता क्या है? कैश बुक शोल्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिट एंड पेमेंट। यहाँ पे बोला है कि कैश बुक हमारा क्या शो करता है, सभी प्रकार के हमारे जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं उनको यहाँ पे शो करता है। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मतलब कैश रिसिट भी और कैश पेमेंट भी। कैश बुक सर्व्स टू पर्पज़, ये इसको बनाने के दो पर्पज होते हैं। फर्स्ट होता है ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, इट बिकम्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम क्या करते हैं, कोई भी एंट्री हमने करी, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुई, हमने उसको फर्स्ट बार अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो दैट इज कॉल्ड और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसको क्या बोलेंगे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पहली बार क्या किया, कैश सेल करी, तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ आ गए। तो मैंने जो 10,000 रुपीज़ की सेल करी, कैश सेल, तो इसको मैंने अपने उसमें जो कैश बुक थी उसमें पहली बार इसको इंक्लूड किया है, तो ये मेरे लिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। सेकंड, देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट इन जनरल लेजर, इट ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द प्रिंसिपल बुक। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई कैश अकाउंट कैश अकाउंट लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंसिपल बुक का काम करता है। कौन? कैश बुक, राइट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कैश बुक। कितने टाइप की कैश बुक हो सकती है? पहली होती है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक हमारी क्या होती है? ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर शोन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डेबिट साइड, जिसको बोला जाता है, एंड ऑल द कैश पेमेंट आर शोन इन द राइट साइड विच इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। यहाँ पे दो ही कॉलम होते हैं, एक हमारा डेबिट कॉलम होता है, एक हमारा क्रेडिट कॉलम होता है। जितनी भी अपने पास कैश की रिसीट होती है, कि जितने भी अपने पास कैश आएगा, हम जितना भी रिसीव करेंगे कैश, उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे विच इज अलोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द और सिंपल कैश बुक, और ऑन द अदर हैंड जो हम पेमेंट करेंगे वो हम राइट साइड में दिखाएंगे अपने कैश बुक के, विच इज कॉल्ड आवर क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो इसमें हमारे सिंपल सा होता है फॉर्मेट। यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया, देखो ये फॉर्मेट में क्या क्या दिया गया है। सिंपल कैश बुक दिया है, यहाँ पे डेट दे रखी है पर्टिकुलर, और ये डेबिट है और इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब अपने पास, हमारे पास कोई रिसीप्ट कैश हम रिसीव हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, इस साइड में, और अगर हम कोई पेमेंट उसमें से कर रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जो कि हमारा क्रेडिट कॉलम या आउटवर्ड कॉलम हो जाता है, और पर्टिकुलर अमाउंट आपका सेम रहने वाला है। तो इस तरह से इसमें एंट्रीज है, जैसे कैश अगेंस्ट INB जो भी है 2001 है, ये एंट्री हमें कैश हमें मिला है तो हमने यहाँ पे एंट्री करी है। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस हुए, हमने पेमेंट किया है, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है, कंपनी व्हीकल रिपेयर किया है, तो ये सब हमारे क्या है, खर्चे हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे दिखाएंगे? हम अपने क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, और जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इज शोन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज
टू बैलेंस BD। हमारे पास जो भी स्टार्टिंग में बैलेंस रहेगा, कोई ना कोई बैलेंस हमारे पास रहेगा स्टार्टिंग में। जितना भी हमारे पास बैलेंस रहेगा हम उसको किस में दिखाएंगे, हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी कि इस कॉलम में हम दिखाएंगे कैसे एंट्री से टू बैलेंस BD, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना भी हमने बैलेंस था उसको हमने क्या किया, अपने बिजनेस में हमने ब्रॉट डाउन कर दिया है, तो उसको स्टार्टिंग में हम दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ओनली ट्रांजेक्शन ऑफ द कैश रिसीट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जैसे हमने कैश बुक की बात करी तो हम सिर्फ कैश की ही यहाँ पे बात करेंगे, और कैश के रिसीप्ट और पेमेंट की ही हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं। बाकी चीज़ें हमें बैंक का हमें यहाँ पे नहीं देखना, चेक की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ओनली वी विल डील इन द कैश ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। थर्ड हमारा है दिस बुक नेवर शोज ए क्रेडिट बैलेंस बिकॉज वन कांट पे मोर देन हिज कैश और वन हैव। ये कह रहा है कि हमारे पास कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं रहेगा सिंपल कैश बुक में, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएगा किसी को, क्योंकि जितना पैसा है उतना पैसा वो पेमेंट कर पाएगा, उससे ज़्यादा पेमेंट किसी को नहीं देगा। यानी कि आउटवर्ड पेमेंट हमारी ज़्यादा नहीं हो सकती है, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। तो हमने क्या क्या बातें सीखी इसमें, पहला तो हमने कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने बैलेंस को BD करना है। बैलेंस BD हम डेबिट साइड में करेंगे, उसी में से हम अपने ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे माइनस करते और प्लस करते रहेंगे। जैसे हमारे पास कोई कैश और आया तो हम इसे प्लस करते रहेंगे, नीचे को ट्रांजैक्शन प्लस होती रहेगी, और अगर हमें किसी प्रकार का पेमेंट करना है तो इस अमाउंट में से हमें माइनस करते रहेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बचेगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बचेगा, वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए जो हम बनाएंगे तो उसके लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे, टू बैलेंस BD करके हम अपने अकाउंट में उसको दिखाएंगे, फिर उसी से हम ट्रांजेक्शन्स को अपने आगे को बढ़ाते रहेंगे। तो ये हमारे पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है ट्रांजेक्शन रिसीट और पेमेंट की रिकॉर्ड करेंगे हम इसमें सिर्फ कैश की, ठीक है। उसके बाद है शोज ए क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा कभी भी क्रेडिट बैलेंस को नहीं दिखाएगा, ये हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करेगा। तो ये बात थी हमारी किसकी, सिंपल कैश बुक की। सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक भी इसको बोल देते हैं, या सिंपल कैश बुक भी बोल देते हैं। उसके बाद है नीचे सेकंड है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। यहाँ पे एक एडवांस लेवल का जो कैश बुक होती है उसमें हमारे पास बैंक का कॉलम भी होता है, क्योंकि बिजनेस में हम सिर्फ कैश में डील नहीं करते, वी हैव टू डील इन चेक ऑल्सो। तो हमें चेक में भी अगर बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो बेसिकली वो तो नॉर्मली हमारे बिजनेस में चेक में ही यहाँ पे होती है। तो उस चेक की डिटेल को भी नोट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक 2 कॉलम कैश बुक होता है, जिसमें एक कैश का कॉलम तो होता ही है, साथ में हमारे पास बैंक का कॉलम भी यहाँ पे होता है। पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं, देखिए कैसा फॉर्मेट है। पहले डेट आ जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे VN और PR। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये वाउचर नंबर हो गया हमारा VN, ठीक है, और ये PR हमारा पेमेंट रिसिप्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कैश में कैश वाली आ जाएगी, कैश ट्रांजेक्शन आ जाएगी, और यहाँ पे बैंक का एक अलग से कॉलम आ जाएगा। ये पहले अगर इतनी बात करें तो पहले हमारा जो सिंगल कॉलम कैश बुक था उसकी तक था, ठीक है, उसमें भी इतना था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, इसमें एक बैंक का जो कॉलम है उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, ये बैंक का कॉलम। बाकी सारा जो फॉर्मेट है वो हमारा सिंपल कैश बुक की तरह ही रहेगा, बस एक एक्स्ट्रा कॉलम जो हमारा बैंक का है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट सही वही है, ये डेबिट साइड का आ जाएगा, इस साइड ये डेबिट साइड का हमारा आ जाएगा जितनी भी रिसीविंग है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्रेडिट साइड का आ जाएगा, जितने भी हमने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पेमेंट की है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, या पेमेंट साइड में हम इसको बोल देते हैं। यहाँ पे डेबिट मतलब रिसीव, ठीक है, और क्रेडिट मतलब पेमेंट, ठीक। तो ये हमने फॉर्मेट देख लिया, अब इसकी ज़रा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ द कैश बुक इज रूल्ड विद 2 अमाउंट कॉलम ऑन ईदर साइड ऑफ द कैश बुक, नेमली कैश एंड बैंक, ठीक है। इस केस में हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे कॉलम होते हैं, एक हमारे पास कैश कॉलम होता है, एक हमारे पास बैंक कॉलम यहाँ पे होता है। फिर बोल रहा है कि कैश कॉलम इज सच ए केस विल रिकॉर्ड एक्चुअल कैश रिसीट इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट इन द क्रेडिट साइड। यानी कि कैश कॉलम हमारा जैसे पहले दिखा रहा था सिंगल कॉलम कैश बुक में, हमारी कैश की रिसीविंग और हमारे कैश की पेमेंट को शो करेगा, और साथ में
चेक रिसीव शुड बी एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम व्हेन इट डिपॉजिट इन द बैंक। यहाँ पे बोला है कि जब भी हम चेक हमारे पास रिसीव होगा तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी बैंक में हम उसको देंगे तो हम उसको डेबिट साइड में यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हमें उससे पेमेंट मिलेगा। हमें अपने कस्टमर से किसी सेल्स का किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन का हमें चेक मिलता है, तो अगर हम उसको बैंक में डिस्काउंट कराने जाते हैं तो हम उसको किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट कॉलम में दिखाएंगे और बैंक वाले कॉलम में उसको शो करेंगे। कैश वाले कॉलम में उसको शो नहीं करेंगे, बैंक वाले में शो करेंगे। ठीक है। उसके बाद है द पेमेंट बाय चेक शुड बी एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम एंड ऑल्सो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे बोला है कि अगर किसी प्रकार का कोई चेक हम अपने क्रेडिटर्स को यहाँ पे इश्यू करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा और कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में आएगा। और साथ ही अगर हम किसी प्रकार का बैंक में से अगर विड्रॉल करते हैं पैसा, तो वो भी हमारे किस में आ जाएगा, हमारे बैंक, वो बैंक अकाउंट हमारे बैंक कॉलम आएगा और क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हमारे बैंक के अकाउंट को कम करेगा। विड्रॉल हमारे क्या करता है, बैंक के जो बैंक बैलेंस है उसको कम करता है। तो अगर हमारा बैंक बैलेंस कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। अगर हमें बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अगर हम किसी प्रकार का डिपॉजिट हमने बैंक में किया है, तो हम उसको किस साइड में नोट करेंगे, डेबिट साइड में नोट करेंगे। डेबिट साइड के बैंक कॉलम में उसको उस ट्रांजेक्शन्स को हमें नोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे जो बैंक बैलेंस है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक में देखी जाती हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली हमारे जो बैंक और कैश और बैंक से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो हमारे बैंक और पासबुक और कैश बुक दोनों को यहाँ पे इफेक्ट करती है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। दीज एंट्रीज शुड अफेक्ट कैश एंड बैंक कॉलम बोथ एट द सेम टाइम। टू इंडिकेट कॉन्ट्रा एंट्री सी इज मैंशन इन द एलएफ। एलएफ में यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए जो लेजर फोलियो होता है उसमें यहाँ पे सी लिखा जाता है जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके लिए, क्योंकि ये हमारे बैंक कॉलम को भी इफेक्ट करेगा और हमारे कैश कॉलम को भी इफेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक ₹1000। हमने क्या किया, बैंक में हमने 1,000 रुपये जमा किया, तो हमारा क्या होगा, एक साइड तो हमने क्या किया, हमारे 1,000 रुपये की इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, किसमें, बैंक वाले कॉलम में। लेकिन उसी समय हमारे पास कैश वाले कॉलम में 1,000 रुपया भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 1,000 रुपया लिया तो हमने क्या किया, वो हमने माइनस करना पड़ेगा। और हमने 1,000 रुपया हमने क्या किया, प्लस किया, वो बैंक कॉलम में प्लस होगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। तो बोला है कि इट विल इंक्रीज बैंक बैलेंस सो बैंक कॉलम इज़ डेबिटेड। ठीक है, बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं। और जो कैश अकाउंट है, ये कैश है, फ्लैश हो गया, कैश बैलेंस विल डिक्रीज, कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो द कैश कॉलम इज़ क्रेडिटेड, तो कैश कॉलम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमारा 1,000 रुपये जो हमने किया, तो हमारे पास यहाँ पे 1,000 इसमें आ जाएगा बैंक कॉलम में, और 1,000 कैश हमारा क्रेडिट साइड में चले जाएगा कैश वाले पोर्शन में। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री इस तरह से की जाएगी। सेकंड एग्जांपल है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹1,000। अगर हमने ऑफिस यूज के लिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया है, तो ये कैसे हमारे कैश और बैंक को इफेक्ट करेगा। इट विल इंक्रीज द कैश बैलेंस, ये हमारे कैश बैलेंस को बढ़ाएगा। और सो कैश कॉलम इज़ डेबिटेड, कैश कॉलम हमारा डेबिट होगा, और साथ में बैंक कॉलम को ये क्रेडिट करेगा, क्योंकि इससे बैंक का हमारा जो बैलेंस है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं जो हमारे बैंक और कैश बुक को दोनों को इफ़ेक्ट करती हैं। फिर है एंट्रीज रिलेटेड टू चेक से रिलेटेड कुछ एंट्रीज होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला है व्हेन एनी पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। जब भी हम कोई पेमेंट चेक से करते हैं तो इट विल रिड्यूस द बैंक बैलेंस एंड द बैंक कॉलम विल बी क्रेडिटेड। जब हम किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को हम क्या करेंगे, अपने बैंक बैलेंस से हम यहाँ पे चेक से हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे क्या करेगा, बैंक बैलेंस को कम करेगा। और अगर बैंक बैलेंस हमारा कम होता है तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड में इसको किया जाएगा कैश बुक के, और किस में, बैंक वाले कॉलम में। सेकंड है when any payment is received in the form of the check and no information about its deposit into bank is given. In this case it is assumed that the check is deposited into bank on the same day when it is received and so bank account will be debited। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई चेक
रिसीव किया गया है, पेमेंट रिसीव की गई है चेक के फॉर्म में, और किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आपका ये चेक किस प्रकार का है या कितना कब इसको डिस्काउंट कराना है, या कोई इन्फॉर्मेशन इसके केस में नहीं दिया गया, तो इसको इस तरह मान लिया, इसको अज्यूम कर लिया जाता है कि सेम डे में इसको डिस्काउंट कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो इसको ये हमारा रिसीव और डिस्काउंटेड सेम डे में मान लिया जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने हमारा जो बैंक बैलेंस है उसको डेबिट कर देंगे। थर्ड है व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ चेक एंड इट इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे देन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास कोई पेमेंट रिसीव हुई चेक के फॉर्म में और सेम डे में हमने क्या किया, उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो ये हमारे लिए डेबिट बैलेंस हो जाएगा। यानी कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो हम अपने कैश बुक में अपने जो बैंक कॉलम है उसको डेबिट कर देंगे। फिर है व्हेन पेमेंट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ द चेक ऑन वन डे एंड इट इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन अनदर डे, when two dates, one for the receipt of check and on the other for deposit. In this case, no entry is to be recorded at the time of the receiving the check. Entry is to be made only when चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक एज बैंक कॉलम इज डेबिटेड। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें एक डेट को हमें चेक मिलता है, दूसरी डेट को हम किसी और डेट को हम उस चेक को क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो हम जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन हम अपने उसमें एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन हम उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे, जिस डेट को जो हमारा चेक है उसने डिस्काउंट होना है, यानी कि वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बैंक के प्रोस्पेक्टस से, तो उसी डेट का हम अपने कैश बुक में उसको डेबिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, बैंक वाले कॉलम को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये चेक हमारा क्या करेगा, बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा। हमारे देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है, जो बैंक होता है, बैंक और कैश बुक ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो बैलेंस बैंक क्रेडिट करता है वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है, जो बैलेंस डेबिट करता है वो हमारे लिए क्रेडिट होता है। देखिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारा अकाउंट क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड बाय रुपीज़ दिस, ये हमारा मगर मैसेज आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन कैश बुक के केस में हम कहेंगे कि ये हमारे लिए डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट नहीं होना चाहिए। क्रेडिट का मतलब हमारे पास हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट का मतलब एक्सपेंसेस हो गया हमारे लिए। तो हमारे लिए बैंक और कैश बुक दोनों हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, क्योंकि बैंक में जो एंट्रीज होती हैं वो बैंक के प्रोस्पेक्टस से होती हैं। ठीक है, बैंक अपने प्रोस्पेक्टस से उसको करता है, तो उसके लिए वो डेबिट है, लेकिन हमारे लिए वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा एक रूल होता है बैंक और कैश बुक का। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक होता क्या है, जैसे कि आप सबको पता है बिजनेस में बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए तो ठीक है, हमने चेक इशू किया, हमने कैश में पेमेंट कर दिया, किसी प्रकार का कोई हमने क्रेडिटर से लेना है या डेटर को देना है, क्रेडिटर से लेना है, डेटर से लेना है या क्रेडिटर्स को देना है, या कोई हमारा सप्लायर्स है उसको हमने पेमेंट करना है, ये किसी तरह की कोई भी पेमेंट होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो हमने उसमें कैश में कर सकते हैं या चेक में कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनके लिए हमें हर बार जो है उसके लिए हमें हर बार जो सारा प्रोसीजर है उसको फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने फंड हमें इश्यू कराना है, कोई भी पेमेंट हमको करनी है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है पूरा, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही हम उसको पेमेंट को कर पाते हैं। लेकिन जो पेटी कैश बुक होता है उसमें हमारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे फुलफिल किया जाता है, जैसे कि जो डेली यूज के होते हैं। जैसे 5000 रुपीज़ हमारे पेटी कैशियर को दे दिए, तो पेटी कैशियर क्या करेगा, हमारे उस 5000 रुपीज़ के लिए का हम यूज करेगा छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में, जैसे ऑफिस के लिए टी, ठीक है, ऑफिस के छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे हो गए, कुछ फ्यूल के खर्चे हो गए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का उसका दे दिया, जैसे व्हीकल मेंटेनेंस का दे दिया। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं कुछ, तो वो हमारा पेटी कैश बुक के माध्यम से करते हैं और इसको मेंटेन करता है हमारा पेटी कैशियर।
बिजनेस हैज़ टू इनकर स्मॉल एक्सपेंसेस विच आर रिपीटेटिव इन नेचर, यानी कि ये रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि एक दिन के बाद फिर रिपीट होंगे, ठीक है, अगले दिन फिर होंगे। जैसे आपने आज चाय मंगाई तो कल को फिर आप चाय मंगाओगे, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ऑफिस में वो हमारे रिपीट करते हैं खर्चे। तो ये डेली एक खर्चे के लिए हर बार एक लंबा प्रोसीजर को फॉलो अप ना करना पड़े, इसके लिए एक पेटी कैश बुक को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। टू सेव द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द हेड कैशियर बिजनेस अपॉइंट्स ए पेटी कैशियर, यानी कि जो हमारा हेड कैशियर होता है तो उसका टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे एक पेटी कैशियर को अपॉइंट किया जाता है। ही इज द विद द ड्यूटी ऑफ द पेइंग दीज एक्सपेंसेस, यानी कि उसका जो ड्यूटी होता है वो यही होता है कि वो इन सब खर्चों को मैनेज करेगा, इन सब जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको यहाँ पे ऑफ करेगा और उनका जो रिकॉर्ड है प्रॉपर उसको यहाँ पे मेंटेन करेगा। तो कैश बुक का हमारा जो फॉर्मेट रहता है पेटी कैश बुक का, वो ये फॉर्मेट रहता है, रिसीट जितना पैसा उसको मिला, डेट, डिटेल, ठीक है, वाउचर नंबर, टोटल ये पैसा आ जाएगा। उसके बाद क्या एक्सपेंस किया, एक्सपेंसेस 1, एक्सपेंसेस 2, एक्सपेंसेस 3, एक्सपेंसेस 4, सो ऑन, यानी कि जो जितने प्रकार के एक्सपेंसेस किए वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे टी, दूसरा स्टेशनरी का, थर्ड हमारा आ जाएगा कुछ भी फ्यूल का, फोर्थ आ जाएगा इस तरह के खर्चे हमारे ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे वो पेमेंट आएगी रिसीट का, यहाँ पे वो पेमेंट आएगी, टोटल पेमेंट जितनी रिसीव हुई यहाँ पे, जैसे 5000 आया, ठीक है। अब इसमें से इस पेमेंट को माइनस होता रहेगा, जैसे 5000 आया तो 500 ये इसमें खर्चा हुआ, 500 इसमें हो गया, 1000 इसमें हो गया, 2000 इसमें हो गया। तो इस तरह से ये खर्चा 5000 रुपीज़ का मैनेज किया जाएगा और प्रॉपर इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो लाइबल कौन होगा इसके लिए, पेटी कैशियर। तो ये बात थी हमारी पेटी कैश बुक की। अब आता है इम्प्रेसिव सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। यहाँ पे पेटी कैश बुक में इम्प्रेसिव सिस्टम फॉलोअप किया जाता है। इम्प्रेसिव सिस्टम का मतलब है कि जैसे आपने एक बार में कैशियर को, जो आपके पेटी कैशियर था उसको 5000 रुपीज़ एक वीक के लिए आपने दिए, ठीक है, उसको 5000 दिए, उसने खर्चा किया इतना, 4200 रुपीज़ का उसने खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितना बचा है, 800 रुपीज़ फिर से बचा है उसके पास। तो वो 800 रुपीज़ आप क्या करोगे, वापस ले लोगे, ये 800 है, 800 आप वापस ले लोगे और फिर से उसको नेक्स्ट वीक कितना दे दोगे, 5000 रुपीज़ दे दोगे। तो इस तरह का जो फॉलोअप होता है, इस तरह का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं हमारा इम्प्रेसिव सिस्टम, ठीक है। इम्प्रेसिव सिस्टम का मतलब जो आप एक वीक के लिए ख़र्चा देते हो, अगर उसमें से कुछ बैलेंस बच जाता है तो आप उसको रिटर्न ले लेते हो और फिर से उसको नेक्स्ट वीक आप 5000 रुपीज़ या जितना भी आपने पहले दिया था उसी अकॉर्डिंग फिर से एक वीक के लिए आप उतना पेमेंट उसको कर दोगे, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम हेड कैशियर गिव्स ए फिक्स अमाउंट टू द पेटी कैशियर फॉर ए डेफिनेट पीरियड। बिल्कुल, at the end of the given period head cashier reimburse the amount actually spent by the petty cashier resulting the same amount with the petty cashier which he had in the beginning of the period। यानी कि जितना भी आपने अब खर्चा किया, ठीक है, जितना खर्चा नहीं किया उसको आप वापस जो हेड कैशियर है वो ले लेगा और जितना स्टार्टिंग में उसको पेमेंट किया था उतना फिर से उसको नेक्स्ट वीक पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था, ये फ्लो चार्ट है, आप इसको देख सकते हो। 5000 रुपये इसको दिए थे, 5000 एक वीक के लिए, 4200 इसने खर्चे कर दिए सारे, 800 इसके पास बैलेंस बच गया, तो 800 क्या करेगा, वापस ले लेगा हेड कैशियर और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए फिर से उसको कितने 5000 रुपीज़ यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये हमारा होता है जो पेटी कैश बुक का इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे ऑब्वियस सी बात है, हमारा टाइम सेव होगा, सेविंग ऑफ द टाइम एफर्ट्स ऑफ द हेड कैशियर। बिल्कुल, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए हम हेड कैशियर को या फिर अकाउंटेंट को यहाँ पे परेशान नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल रहेगा क्योंकि छोटे मोटे खर्चे जो हैं हम देखे नहीं जाते, ठीक है, दिखते नहीं हैं लेकिन खर्चे हो जाते हैं बहुत सारे। अगर बल्क में खर्चे होने लगे तो छोटे मोटे जो खर्चे हैं उसी से ही बिज़नेस को लॉस होने लगता है। तो ये छोटे मोटे खर्चों को ही यहाँ पे पेटी कैश बुक में नोट किया जाता है और यही हमारे बिज़नेस के लिए एक बेनिफिशियल होता है। लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे फ्रॉड का भी चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन भी आप नोट कर रहे हो। अगर फ्रॉड का अगर चांसेस रहता है तो आपके पास कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक, पासबुक और साथ में आपके पास पेटी कैश बुक भी है, तो आपके पास किसी प्रकार के कोई ट्रांजैक्शन छूटने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है।
अब कुछ स्पेशल पर्पज़ की हमारे सब्सिडरीज बुक होती हैं, जैसे हमने पढ़ लिया कि हमने कैश बुक तो पढ़ लिया, हमने सिंगल कॉलम डबल कॉलम हमने पढ़ लिया, उसके अलावा पेटी कैश बुक भी हमने पढ़ लिया, उसका इम्प्रेस सिस्टम भी हमने देख लिया। तो कुछ स्पेशल यहाँ पे होते हैं बुक्स जिनको मेंटेन करना बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। पहला होता है परचेज बुक। परचेज बुक हमारे जैसे कि नाम से ही सजेस्ट है परचेजिंग के लिए होता है, जैसे हमने जो भी परचेज किया हमने, लेकिन क्रेडिट में परचेज, हमने कैश परचेज के लिए हम क्या करेंगे, कैश वाली एंट्री तो हम सीधे सीधे किस में दिखा देंगे, हम अपने कैश बुक में। लेकिन हमने क्रेडिट में अगर कोई चीज़ परचेज करी है तो हम उसको उसके लिए परचेज बुक को यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्रेडिट मतलब उधार में। इन दिस बुक ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड इन विच द बिजनेस डील्स इन, ठीक है। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर इन नेचर ऑफ द क्रेडिट, ठीक है, परचेजेस, हम परचेजेस की बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स इनवॉइस इश्यू बाय द सप्लायर, यानी कि रिकॉर्डिंग किसके बेस पे किया जाता है, जो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहता है वो क्या होता है, हमारा बिल होता है या इनवॉइस होता है। ये तो बेसिक सी बात है, ये तो आपको पता ही है। ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन बोला है कौन से रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते परचेज बुक में, उसके दो ट्रांजेक्शन दिए हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये तो बेसिक सी बात है, पहले ही बता चुके हैं, अगर कैश में है तो हम नहीं करेंगे। दूसरा परचेज ऑफ एसेट्स मीन्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर रिसेल, या अगर कोई एसेट हमने एक्वायर करी है वो अगर हमारे रिसेल के लिए नहीं है तो हम उसको यहाँ पे, अगर वो क्रेडिट नेचर की भी है तब भी हम उसको यहाँ पे इंक्लूड, परचेज में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज में सिर्फ हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम रीसेल के लिए यहाँ पे रीसेल के लिए लेते हैं। जैसे हमने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का हमारा चप्पल का बिजनेस हमारा है, तो अगर हमने उस चप्पल को हमने सालों साल रखे रहना, हमने कोई ऐसी चप्पल है जैसे गांधी जी की चप्पल है, तो अगर बाई चांस वो गांधी जी की चप्पल हमने लाखों करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करके उसको ख़रीदा है तो हम उसको परचेज बुक में थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। वो अगर हमने बिज़नेस करने के लिए चप्पल बनाई हैं तो हम उसको रिसेल करने के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको क्रेडिट में अगर हमने खरीदी है तो हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी, परचेज बुक की। फिर आती है सेल्स बुक या सेल्स जर्नल जिसको बोलते हैं। इसका ठीक अपोजिट, कोई भी सेलिंग जो हमने किस में करी है, हमने क्रेडिट सेलिंग की है, तो वो हमारे क्रेडिट सेल्स बुक में आ जाती है, सेल्स जर्नल में। In this book, transactions for the credit sale of the goods is recorded. The source document for this book is duplicate copy of invoice bills issued to customer. यहाँ पे हमारी जो क्रेडिट सेल होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है हमारी सेल्स बुक में, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारा इनवॉइस या बिल होता है जो कस्टमर को हमने इश्यू किया है। जैसे आप वहाँ पे फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन से आप परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास बिल्स आते हैं, तो बिल वो हमारे पास फोटोकॉपी बिल आता है जिसको हम जेरोक्स बिल बोलते हैं। तो इनवॉइस बिल वही बिल की यहाँ पे बात हो रही है। ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, सेल बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, तो सेल फॉर गुड्स फॉर कैश, ये तो ऑब्वियसली ये तो रिकॉर्ड होगा नहीं। सेल्स ऑफ एसेट, किसी प्रकार की कोई एसेट हमने सेल करी है तो वो ये हमारे सेलिंग में नहीं आएगी। जैसे हमने पहले भी बात करी थी वो भी एसेट की ही बात थी, जो हमने बिल्डिंग की जैसे हमने बात करी है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग हमने अगर क्रेडिट में भी परचेज करी है तो हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको रीसेल करने के लिए हमने परचेज नहीं किया। वैसे ही यहाँ पे अगर एसेट है कोई हमारे, जैसे मशीनरी है, तो अब मशीनरी अगर हमने सेल करी है तो हमने अगर क्रेडिट में भी सेल करी है तो हम उसको सेल्स में नहीं दिखा सकते। सेल्स में उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे परचेजिंग और सेल्स में जो हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट आती है, दो बुक और हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न जो हमने परचेज किया उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि बाहर कोई चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड बुक भी इसको बोला जाता है। दिस बुक इंक्लूड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ द गुड बॉट ऑन द क्रेडिट, यानी कि हमने किसी प्रकार के कोई गुड्स हमने खरीदे थे, वो हमने क्या किए थे, क्रेडिट में परचेज किए थे, नॉट इन कैश। हमने कैश में नहीं क्रेडिट में उनको परचेज किया था, तो उसमें से कुछ हमें डिफेक्टिव पीस लगे या हमें कुछ पसंद नहीं आए तो हमने उसमें से कुछ को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो ट्रांजेक्शन हमारी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएंगे, ठीक है। द गुड्स मे बी रिटर्न ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज ए गुड वॉट बीइंग डिफेक्टिव, सप्लाई ऑफ द इन्फीरियर गुड, ये सब आपका रीजन हो सकते हैं। एंट्रीज इन द बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेबिट नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख लो। परचेज रिटर्न, ये इसके लिए कौन सा नोट होता है, डेबिट नोट, ठीक है, इसके लिए डेबिट नोट इश्यू होता है। और सेल्स रिटर्न के लिए
क्रेडिट नोट। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि परचेज रिटर्न के लिए कौन सा नोट इश्यू होता है, तो डेबिट नोट होता है, और सेल्स रिटर्न के लिए हमारे पास क्रेडिट नोट यहाँ पे इश्यू किया जाता है। ठीक। ए डेबिट नोट कंटेन्स नेम ऑफ द सप्लायर टू हुम गुड आर रिटर्न। यहाँ पे बोला है डेबिट नोट में क्या होता है, सप्लायर का नाम होता है जिसको हमने गुड्स को रिटर्न करना है, और डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, और जो हमने गुड्स की डिटेल है वो भी इसमें कंटेंट रहती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है डेबिट नोट से रिलेटेड। और लास्ट हमारा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक हमारा क्या होता है, जब भी हमने कोई सेल करी, अगर हमारे कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आई, हमने क्या क्रेडिट में सेल करी थी, वो चीज़ हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आई, या उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया, या किसी प्रकार का कोई कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो उससे हमारा कस्टमर ने कुछ गुड्स यहाँ पे वापस कर दिए हमें, वो हमारे लिए हो जाएगा सेल्स रिटर्न। द बुक इंक्लूड ऑल द रिटर्न्स बाय द कस्टमर ऑफ द क्रेडिट सेल ऑफ द गुड। यानी कि ध्यान रखने वाली बात दोनों में ये है, जो हमारा रिटर्न वाली बुक है दोनों में ये है कि हम क्रेडिट की बात करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम कैश ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। द क्रेडिट नोट इज इश्यूड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके लिए सेल्स रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट को यहाँ पे इश्यू किया जाता है। द क्रेडिट नोट कंटेन द डिटेल ऑफ द कस्टमर एंड गुड्स रिटर्न। यहाँ पे वही चीज़ है जो ऊपर थी, वही चीज़ यहाँ पे भी है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। इसमें बेसिकली आपके डिटेल दी जाएगी कस्टमर एंड गुड्स रिटर्न, यानी कि जो हमें रिटर्न कर रहा है उसकी यहाँ पे डिटेल होगी कस्टमर की, और कितना हमें रिटर्न किया गया है वो गुड्स की यहाँ पे डिटेल होगी। और उसमें हम जबकि हम उसको रिटर्न कर रहे हैं जिसमें परचेज रिटर्न में, तो उसमें बेसिकली हमारी डिटेल और सप्लायर की डिटेल और साथ में जो गुड्स की डिटेल है कि कितना यहाँ पे रिटर्न किया गया है, तो उसकी यहाँ पे डिटेल होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारे बिज़नेस के लिए, डे टू डे बिज़नेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमारे लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, छोटे इंटरप्राइजेज़ के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरप्राइजेज जैसे जैसे हमारे बिज़नेस के ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं तो हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती हैं। आई होप कि आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये कैश बुक से जो हमारे थे, कैश बुक का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारे अपडेट यहाँ पे टाइम पे मिल पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।